तो हेलो भाइयों और उनकी बहनों, बहुत बहुत स्वागत है तुम्हारा लाइफ प्रोसेसेस के लेक्चर नंबर 20 के अंदर। और जैसा कि लास्ट वीडियो में हमने पूरी तरीके से एक्सक्रीशन इन प्लांट को खत्म कर लिया था। जिसने भी वो वीडियो नहीं देखी, ऊपर आई बटन पे मैं लिंक दे दूंगा, जाओ जाके टैप करो और उस वीडियो को देख के आओ। और जो वो वीडियो देख चुका है, चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो के साथ। एक्सक्रीशन इन प्लांट्स तो खत्म। अब हमारे पास बचा है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स, जो हमारा आज का टॉपिक होने वाला है। एक्सक्रीशन का मतलब होता है न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन और ट्रांसपोर्टेशन। इन तीनों प्रोसेसेस के दौरान हमारी बॉडी के अंदर जो भी वेस्ट बचा है, उस वेस्ट को हमारी बॉडी से बाहर निकाल देना। जैसे प्लांट्स हमारी बॉडी अपनी बॉडी के अंदर से ऑक्सीजन और वाटर को बाहर निकाल देते थे बाय द स्टोमेटा एंड द प्रोसेस कॉल्ड ट्रांसपिरेशन। अब हमारी बॉडी के अंदर ऐसा कौन कौन सा वेस्ट बचता है जिसको ह्यूमन बॉडी के दौरान ह्यूमन बॉडी से बाहर निकालना जरूरी है, मतलब हम अपनी बॉडी के अंदर नहीं रख सकते। अब याद करना, रेस्पिरेशन प्रोसेस के दौरान क्या होता था, हमारी बॉडी के अंदर जो ग्लूकोज पड़ा हुआ है, न्यूट्रिशन के प्रोसेस से जो हमारे पास ग्लूकोज आया है, उसको हम लोग ऑक्सीजन देते थे और वो ब्रेक डाउन हो जाती थी कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी के अंदर। तुम कहोगे हाँ बिल्कुल, लेकिन एनर्जी तो हमारी यूजफुल है, हम लोगों के काम किया, तो हम लोग एनर्जी को अपनी बॉडी के अंदर ही रख लेते हैं। और कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर हमारी बॉडी के लिए वेस्ट है। क्या ये दो हमारी बॉडी की वेस्ट है जिनकी जरूरत हमारे को नहीं है? तुम कहोगे कार्बन डाइऑक्साइड तो हम लोग एक्सहेल कर देते हैं। हाँ बिल्कुल सही है, हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को एक्सहेल करके बाहर निकाल देते हैं, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे, लेकिन है तो वेस्ट ही। अभी सिर्फ मैं तुम्हें वेस्ट बता रहा हूँ। ये दो वेस्ट तो तुम्हें पता ही होगा बनते हैं। साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर ना एक नया वेस्ट और बनता है, तुमने आज तक पढ़ा नहीं होगा, उस वेस्ट के बारे में ध्यान से सुनना। जब हमारी बॉडी के अंदर न्यूट्रिशन के प्रोसेस में प्रोटीन्स को डाइजेशन होता है ना, तीन ही न्यूट्रिएंट डाइजेस्ट होते हैं, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स। तो जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन्स का डाइजेशन होता है, प्रोटीन्स बनता है, किसके अंदर डाइजेस्ट होता है? अमीनो एसिड के अंदर। तुम कहोगे बिल्कुल ठीक है, ये भी हमने पढ़ रखा है। ये जो अमीनो एसिड है ना, ये बना होता है नाइट्रोजन से। किससे बना होता है? नाइट्रोजन से। नाइट्रोजन से बना है अमीनो एसिड और अमीनो एसिड से बना है प्रोटीन। जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन आता है तो प्रोटीन को तोड़ा जाता है अमीनो एसिड्स के अंदर, और अमीनो एसिड से किससे बना हुआ है? नाइट्रोजन से। तो क्या एक तरह से मैं नाइट्रोजन को डाइजेस्ट नहीं कर रहा? तुम कहोगे हाँ बिल्कुल ठीक है। तो यानी कि प्रोटीन के डाइजेस्ट से भी कुछ वेस्ट बचता है जो हमारी बॉडी के अंदर काम का नहीं है, कुछ नाइट्रोजीनियस वेस्ट बचता है, उसको हम लोग कहते हैं यूरिया। अभी ये सारी चीज़ हम लोग आगे पढ़ेंगे क्या होती है, कैसे होती है, बस मैं तुम्हें थोड़ा सा आइडिया दे रहा हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जब प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो कुछ वेस्ट और बचता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरिया। बात क्लियर है? ये तीन वेस्ट हमारी ह्यूमन बॉडी के अंदर बाहर कैसे कैसे और किस किस तरीके से निकलते हैं, हमें आज की वीडियो के अंदर देखना है। उम्मीद है तुम्हें आज का एम तो समझ में ही आ गया होगा। तो अब इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। तुम्हारे सामने एक्सक्रीशन सिस्टम आ रहा है, इसको थोड़ी सी लात मारो, इसको थोड़ा सा धक्का मारो। सबसे पहले देखो यहाँ पर एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर हमारे बॉडी के अंदर बनने वाले मेनली तीन वेस्ट है। कौन कौन सा? कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको हम लोग कैसे निकाल देते हैं? ब्रीथिंग से। तुम्हें पता होगा कार्बन डाइऑक्साइड हमारी बॉडी के अंदर बनी और हमने उसको एक्सहेल कर दिया, बाहर निकाल दिया, बॉडी के बाहर निकाल दिया, यानी कि एक्सक्रीट कर दिया, उसकी हमें जरूरत नहीं थी, अपनी बॉडी के बाहर निकाल के रख दिया। साथ ही साथ हमारी बॉडी के अंदर बचता है वाटर। वाटर हमारी बॉडी से कुछ निकल जाता है स्वेट की फॉर्म में, या कुछ निकल जाता है यूरिन की फॉर्म में। लेकिन यूरिन जो है वो प्रॉपर वाटर नहीं होता, ये बात याद रखना। कुछ निकल जाता है स्वेट की फॉर्म में, मेनली सारा वाटर निकल जाता है स्वेट की फॉर्म में, कुछ कुछ जो होता है वो निकलता है यूरिन की फॉर्म में। साथ ही साथ एक तीसरा वेस्ट हमारी बॉडी के अंदर और कौन सा है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। यहाँ पर तुम एक्सक्रीशन की जब भी तुम कहीं डिफाइन देखोगे ना, तो तुम्हें कहीं कहीं लिखा हुआ मिलेगा द रिमूवल ऑफ नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट। नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या है? मेटाबॉलिज्म में तो तुम्हें लास्ट वीडियो में बताया था कि कोई भी रिएक्शन हो रहा है सेल के अंदर तो उसको मेटाबॉलिज्म कहा जाता है। और नाइट्रोजीनियस मेटाबॉलिक वेस्ट का मतलब क्या है कि किसी भी सेल के अंदर रिएक्शन हो रहा है और उसके अंदर नाइट्रोजन का वेस्ट बच रहा है। नाइट्रोजन का वेस्ट कब बचेगा? जब हमारी बॉडी के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट होगा, याद करना। अब तुम कहोगे यार बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है, बहुत कॉम्प्लेक्स हो रहा है। मैं आराम से तुम्हें समझाता हूँ कि जब भी कोई बॉडी के अंदर प्रोटीन डाइजेस्ट होता है, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स और फैट्स हमारी बॉडी के अंदर डाइजेस्ट होते हैं तीनों, उसमें से जब भी कोई प्रोटीन डाइजेस्ट होता है तो प्रोटीन बना होता है नाइट्रोजन का। प्रोटीन बनता है हमारे नाइट्रोजन से, और प्रोटीन्स के डाइजेस्ट होते हैं ना, कुछ वेस्ट बच जाता है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? यूरिया। और ये यूरिया हमारा क्या है? नाइट्रोजीनियस वेस्ट। क्यों? क्योंकि नाइट्रोजन के डाइजेस्ट होने से बचा है। प्रोटीन भी तो नाइट्रोजन से ही बना हुआ है, तो इसको हम लोग कहते हैं नाइट्रोजीनियस वेस्ट। ये हमारी बॉडी के अंदर एक ऐसा वेस्ट होता है जो नाइट्रोजन के डाइजेशन से बना। ठीक है? यूरिया क्या है? यूरिया इज द चीफ नाइट्रोजीनियस एंड प्रोडक्ट ऑफ द मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इन ऑल मैमल्स। मतलब यूरिया बनता किस वजह से है? जब हम लोग मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन करते हैं, जब हम लोग प्रोटीन्स को डाइजेस्ट करते हैं, तो कुछ कुछ वेस्ट बच जाता है। वो वेस्ट किसका होता है? नाइट्रोजन का वेस्ट होता है, और उसी वेस्ट को यूरिया कहा जाता है।
ठीक है। और वही जो मैंने तुम्हें पूरा इंग्लिश में बताया उसकी डेफिनेशन यहाँ पे लिखी हुई है, तुम देख भी सकते हो, दिखाई दे रही है? ऐसी दिखाई देगी। तो चलो कार्बन डाइऑक्साइड तो हमारा ब्रीथिंग से निकल गया, साथ ही साथ हमारा जो H2O था, हमारा जो वाटर था, वो भी स्वेट से निकल गया। लेकिन ये जो यूरिया है, ये जो नाइट्रोजनियस वेस्ट है ना, ये धीरे धीरे हमारे ब्लड के अंदर क्या होता रहता है, कलेक्ट होता रहता है। और हमारे ब्लड के लिए क्या है, ये चीज़ अनसेफ है, हमारे ब्लड के लिए अच्छी नहीं है। तो हमारा ब्लड प्योरीफाई कैसे होता है, हमारे ब्लड के अंदर से ये यूरिया जो है हमारी बॉडी के बाहर कैसे निकलता है, हमें यही देखना है एक्सक्रीशन इन ह्यूमन बींग्स के अंदर। तो इस यूरिया को बाहर निकालने के लिए हमारी बॉडी के पास होता है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। तुम यहाँ पर फोटो देख पा रहे होगे यार, इस चीज़ को थोड़ा सा इग्नोर करना, बस यहाँ पर देखो, तुम्हें यहाँ पर क्या एक सिस्टम दिखाई दे रहा है, ये वाली पूरी चीज़। यहाँ पर क्या है, हमारे पास दो किडनी होती है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम में, एक यूरेथ्रा होता है, एक यूरिनरी ब्लैडर होता है, दो यूरेटर होते हैं, और एक रेनल वेन और एक रेनल आर्टरी होती है। उम्मीद है तुम्हें इतनी बात समझ में आई होगी। यही पूरा हमारा क्या है, ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम। अब मानना हमारे बॉडी के अंदर जितना भी इम्प्योर ब्लड है, जिसके अंदर यूरिया पड़ा हुआ है, वो इम्प्योर ब्लड थ्रू रेनल आर्टरी, ये जो रेड कलर की वेन तुम्हें पीछे दिखाई दे रही है, इस रेनल आर्टरी के थ्रू क्या होता है, हमारी दोनों किडनीज के अंदर आ जाता है। ठीक है, अब हमारी दोनों किडनी के अंदर क्या आ चुका है, इम्प्योर ब्लड आ चुका है, जिसके अंदर क्या है, यूरिया है। यहाँ पर एक यूरिया वाला ब्लड आ चुका है, जिस ब्लड के अंदर यूरिया है हमारा नाइट्रोजनियस वेस्ट है। अब क्या होता है, ये जो किडनी है उस ब्लड में से सारा का सारा जितना भी यूरिया है उसको सेपरेट कर लेती है। तुम कहोगे कैसे कर लेती है, वो भी हम लोग आगे पढ़ेंगे। बस ये मानो कि जितना भी यूरिया है वो हमारी किडनीज क्या कर लेंगी, सेपरेट कर लेंगी, और जो भी प्योर ब्लड होगा वो ये रेनल वेन के थ्रू कहाँ भेज देगी, पूरी बॉडी तक। क्या इतनी बात समझ में आई है? हमारा इम्प्योर ब्लड आया रेनल आर्टरी से, गया किडनीज के अंदर, और किडनीज ने क्या करा, उसमें से जितनी भी इम्प्योरिटी थी, जितना भी यूरिया था, उसको क्या कर लिया, एब्जॉर्ब कर लिया, और जितना भी प्योर ब्लड, अब उसके अंदर से इम्प्योरिटी निकाल ली, उसके अंदर जितना भी प्योर ब्लड बचा है वो हमारी रेनल वेन से चला जाता है हमारी बॉडी के पास। और अब हमारी बॉडी के पास जो ब्लड आया है वो सेफ है, उसके अंदर कोई भी वेस्ट प्रोडक्ट नहीं होता। क्या इतनी बात क्लियर है? अब क्या होता है, यहाँ पर जितना भी वेस्ट किडनी के अंदर किडनी एक्सक्रिएट करती है ना, कैसे करती है अभी हम लोग पढ़ेंगे, पर जितना भी वेस्ट एक्सक्रिएट करती है वो क्या होता है, इन यूरेटर के थ्रू, ये जो दो यूरेटर तुम देख पा रहे हो, इन यूरेटर्स के थ्रू चला जाता है हमारे यूरिनरी ब्लैडर के अंदर, और यूरिनरी ब्लैडर के थ्रू, यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है, जिसको हम लोग यूरिन भी कहते हैं। बात क्लियर है? लेकिन ये यूरिया यूरिन बना कैसे? ऐसा किडनी के अंदर क्या हुआ कि उसने ब्लड में से उस यूरिया को सेपरेट कर लिया, आया रेनल आर्टरी से हमारा इम्प्योर ब्लड किडनीज के अंदर आ गया, किडनीज के अंदर वो प्योर हुआ, प्योर होकर के वो प्योर ब्लड हमारी बॉडी के अंदर चला गया, किसके थ्रू, रेनल वेन के थ्रू। जितनी भी इम्प्योरिटी हमारे यूरिया जितना भी है हमारी किडनी ने सेपरेट करा, उसको यूरेटर्स के थ्रू हमारे यूरिनरी ब्लैडर में भेज दिया, और वो यूरिया हमारी बॉडी के बाहर कैसे चला जाएगा, यूरेथ्रा के थ्रू, यूरिन की फॉर्म में। बात क्लियर है? यूरिया और यूरिन अलग अलग है, यूरिन के अंदर थोड़ा सा लिक्विड कंटेंट भी होता है, बात समझने की कोशिश करना। अब क्या होता है, हमारी बॉडी के अंदर होते हैं नंबर ऑफ नेफ्रॉन्स। एक किडनी किससे बनी होती है, किडनी इज मेड अप ऑफ मिलियंस ऑफ फिल्टरिंग यूनिट्स कॉल्ड नेफ्रॉन। हमारी जो किडनी है ना पूरी पूरी, वो बहुत सारे नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है। एक किडनी के अंदर मिलियंस ऑफ नेफ्रॉन्स होते हैं, जो उसका स्ट्रक्चर देने का भी काम करते हैं और उसका फंक्शन करने का भी काम करते हैं। नेफ्रॉन इज द स्ट्रक्चर एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ किडनी। बात समझ में आई है? पूरी किडनी जो हमारी नेफ्रॉन से मिलकर बनी हुई है, और हमारा ब्लड किडनी के अंदर जा रहा है, यानी कि किडनी के अंदर कहाँ जाता है, उन नेफ्रॉन्स के अंदर, और ये नेफ्रॉन्स क्या करते हैं, उस ब्लड को साफ करते हैं। कैसे करते हैं ये देखना। यहाँ पर मान लो जैसे ये रही मेरी रेनल आर्टरी, तुम्हें दिखाई दे रही है, ये रेड वाली वेन, यहाँ पर ये जो रेड वाली वेन है, ये वही रेनल आर्टरी है जो बाहर से ब्लड, इम्प्योर ब्लड लेकर आई मेरी किसके अंदर, किडनी के अंदर। अब किडनी के अंदर कहाँ लाएगी, हमारे नेफ्रॉन्स के अंदर ही लाएगी, उसी को तो क्लीन करना है। अच्छा चलो इस चीज़ को ना एक एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे मेरे पास ना एक फैक्ट्री है, ठीक है, इस फैक्ट्री के अंदर क्या बनते हैं, कपड़े बनते हैं। अब क्या हुआ, यहाँ से ना तुम, यानी कि कोई भी XYZ बच्चा जो पढ़ रहा है, या फिर इसका नाम ले लेते हैं हम लोग विनोद। तुम कहोगे सर विनोद तो मेंढक का नाम था तुम्हारे पीछे, ये भी विनोद है, ठीक है। ये विनोद क्या हुआ, ये विनोद गया हमारी फैक्ट्री के अंदर, क्या लेके, अपने क्लॉथ का पीस लेके, एक कपड़ा लेके, ठीक है, कोई भी कपड़ा लेके वो गया अंदर, और जब फैक्ट्री से निकला तो उसके पास क्या थी, एक शर्ट थी, चमचमाती हुई शर्ट थी। तुम कहोगे सर दान धर्म का काम कर रहे हो, शर्ट वर्ट सिलवा रहे हो, हमारी भी सिलवा दो। बिल्कुल सिलवा देंगे, जब मर्जी आ जाओ, मैं खुद सिल के दूंगा तुम्हारी शर्ट, ठीक है। अच्छा अब एक बात समझना, वो ये जो विनोद है वो लेके तो घुसा कपड़े का पीस, लेकिन लेके निकला शर्ट का पीस। ऐसा क्या हुआ इस फैक्ट्री के अंदर जो उसका कपड़ा शर्ट बन गया?
जो वो बिना सिला हुआ कपड़ा लेके आया था, सिलवा के लेके जा रहा है, ऐसा इस फैक्ट्री के अंदर क्या था? सेम चीज हमारा ब्लड करता है। वो ब्लड किडनी के अंदर लाता तो इम्प्योर ब्लड है, लेकिन लेके जाता प्योर ब्लड है। तो किडनी के अंदर भी तो ऐसा कोई ना कोई होगा जो इस चीज को प्योर कर रहा होगा, उस चीज के अंदर से इम्प्योरिटीज निकाल रहा होगा। जैसे इस फैक्ट्री के अंदर कोई ना कोई ऐसा होगा जो इस कपड़े को सिलने का काम कर रहा होगा। तुम कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब वो इस फैक्ट्री के अंदर किस पे जाएगा सिलवाने के लिए? तुम कहोगे टेलर बैठा हुआ, टेलर के पास चले जाएगा, सिलवा के निकल जाएगा। तुम कहोगे बिल्कुल सही है। सेम चीज यहाँ पर क्या होता है, ये जो रेनल आर्टरी आ रही है इम्प्योर ब्लड लेके, वो किडनी के अंदर जाती है नेफ्रॉन्स के पास कि भाई इस ब्लड को साफ कर दो। और फिर जब वो नेफ्रॉन्स उस ब्लड को साफ कर देते हैं तो रेनल वेन वो साफ ब्लड लेके चली जाती है हमारी पूरी बॉडी के पास। क्या बात है, फील आ गई होगी ये तो। ठीक है, चलो विनोद ने हमें ये चीज तो समझा दी। और अब देखते हैं ये जो नेफ्रॉन्स है ये उस खून को साफ कैसे करते हैं, उस ब्लड को साफ कैसे करते हैं। तो नेफ्रॉन्स के अंदर ना 3 प्रोसेसेस होते हैं, मेन 3 प्रोसेसेस होते हैं। उन तीनों के नाम है, सबसे पहला हमारा होता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन, दूसरा हमारा होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन, और तीसरा होता है ट्यूबुलर सिक्रेशन। तुम कहोगे कैसे भारी भारी नाम है? नाम पे टेंशन मत लो, हम लोग जब समझा देंगे तब तुम्हें अच्छे से नाम याद हो जाएंगे। बिल्कुल। दोबारा चलते हैं अपने नेफ्रॉन्स की तरफ। नेफ्रॉन्स के अंदर क्या होता है, जैसे इसके अंदर किडनी थी, राइट किडनी, लेफ्ट किडनी, यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरेथ्रा, रेनल आर्टरी, रेनल वेन, वैसे ही इस नेफ्रॉन्स के भी कुछ कुछ पार्ट होते हैं। सबसे पहला होता है हमारा बॉमन कैप्सूल। तुम यहाँ पर एक कैप्सूल देख पा रहे हो जिसका नाम क्या है, बॉमन्स कैप्सूल। बात क्लियर है? इस बॉमन कैप्सूल के अंदर छोटे छोटे गैप्स होते हैं जिनको हम लोग कहते हैं ग्लोमेरुल्स। मेरी बात क्लियर है? अब तुम वो इसको ऐसे नाम क्यों दिया? यार नाम दे रखे मैं मजबूर हूँ, इसमें कुछ नहीं कर सकता। मेरा बच्चा चलता ना तो मैं इसका नाम भी रीना, टीना, करीना कुछ भी रख देता। ठीक है, जिससे तुम्हें अच्छे से याद रहता है। लेकिन अब नाम दे रखे, नाम तो तुम्हें याद ही करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ पर है एक बॉमन कैप्सूल। बॉमन कैप्सूल के अंदर क्या होता है, ग्लोमेरुल्स। ठीक है, अब क्या होता है, जब भी कोई रेनल आर्टरी बाहर से इम्प्योर ब्लड हमारे बॉमन कैप्सूल के अंदर लेके आती है, बाहर से रेनल आर्टरी नेफ्रॉन के बॉमन कैप्सूल के अंदर क्या लाते हैं, इम्प्योर ब्लड। अब क्या होता है, मान लो ये रही हमारी बॉमन कैप्सूल। ठीक है, बॉमन कैप्सूल के अंदर क्या है, ग्लोमेरुल। ग्लोमेरुल का मतलब क्या होता है, इधर से जो पाइप आ रहा है जिसके अंदर हमारा इम्प्योर ब्लड है, ये पाइप आधा तो चौड़ा है, मतलब थोड़ा सा मोटी वो आती है ब्लड वेसल, लेकिन जाते जाते ना इसकी जो ब्रेथ है वो थोड़ी सी कम हो जाती है, थोड़ी सी क्या हो जाती है, नैरो हो जाती है। एक बात समझने की कोशिश करना, जब हम लोग पौधे को पानी देते हैं, तुम कहोगे हाँ देते हैं, तो तुम कहीं यहाँ पे नहाते समय भी ना, बचपन में ना बहुत सारे बच्चों ने ना पाइप के एंड का मुंह दबा दिया होगा। उससे क्या होता है, पानी की जो स्पीड होती है ना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। मैं भी ऐसे ही करता था, नहाने में बड़ा मज़ा आता था उससे। या फिर गाड़ी धोते हुए हम लोग क्या करते हैं, पाइप का एंड का मुंह दबा देते हैं जिससे पानी की स्पीड तेज हो जाती है। ऐसा क्या हो रहा है कि हम लोग जैसे एंड का मुंह दबा देते हैं पानी की स्पीड तेज हो जाती है, वहाँ पर ना एक प्रेशर डिफरेंस आ जाता है। प्रेशर डिफरेंस का मतलब मेरा क्या होता है कि यहाँ से ब्लड आ रहा है, यहाँ पे ब्लड के पास ज़्यादा जगह है फ्लो करने के लिए, लेकिन जैसे ही उसकी लेंथ का उसकी ब्रेथ कम होती जा रही है ना, धीरे धीरे कम चौड़ा होता जा रहा है, उस ब्लड के पास फ्लो करने के लिए कम जगह है। ज़्यादा प्रेशर से कम प्रेशर की तरफ मूव करेगा तो उस ब्लड का प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। एक ऐसी जगह पे मूव कर रहा है जहाँ पे मूव करने के लिए जगह ज़्यादा है, और एक ऐसी जगह पे मूव कर रहा है जहाँ पे मूव करने के लिए जगह कम है, तो उसका प्रेशर अपने आप इंक्रीज हो जाएगा, उस ब्लड का प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा। सेम चीज़ क्या होती है, हमारे ग्लोमेरुल्स के अंदर भी यही होता है, प्रेशर डिफरेंस होता है। जैसे ही ब्लड यहाँ पर एंटर तो करा मोटी पाइप से, लेकिन वहाँ पर जो ब्लड निकलता है ना, तो वो होती है छोटी सी पतली सी पाइप, जिससे क्या होता है उस ब्लड के अंदर आ जाता है प्रेशर, वो ब्लड प्रेशर से फ्लो करने लग जाता है। और जब भी प्रेशर से फ्लो करता है उसके अंदर कोई कोई कंटेंट ना बाहर निकल जाता है, जैसे अमीनो एसिड बाहर निकल जाते हैं, और थोड़े से ग्लूकोज बाहर निकल जाता है हमारा, साथ ही साथ वाटर बाहर निकल जाता है। ये सब ब्लड के अंदर डिजोल्व होता है तो सब कुछ बाहर निकल जाता है, और साथ ही साथ हमारा यूरिया भी बाहर निकल जाता है। तुम कहोगे बिल्कुल ठीक है, ये 4 चीज़ें मेरे ब्लड से क्या हो गई, सेपरेट हो गई। ये 4 चीज़ें ब्लड से सेपरेट हो गई, किसके अंदर, ग्लोमेरुल्स के अंदर। अब क्या होता है, जब ये 4 चीज़ें ब्लड से सेपरेट हो गई मेरे बॉमन कैप्सूल के अंदर, अब ग्लोमेरुल्स और बॉमन कैप्सूल की बात है, दोनों के अंदर हुई थी, तो ये जितनी 4 चीज़ें ना वो मेरी चली जाती है स्किन वाले पाइप में। तुम देख पा रहे हो जो स्किन कलर का पाइप पीछे चल रहा है, तुम कहोगे हाँ। अब ये 4 चीज़ें कहाँ घूम रही है, स्किन कलर के पाइप के अंदर। लेकिन एक बात बताओ, क्या ये चारों के चारों मेरी बॉडी के लिए वेस्ट है? तुम कहोगे बिल्कुल भी नहीं। यहाँ पर अमीनो एसिड और ग्लूकोज की तो मेरी बॉडी को ज़रूरत है, मेरे ब्लड को ज़रूरत है, ये थोड़ी हम लोग अपने ब्लड से बाहर निकाल सकते हैं। तो इसका क्या करें फिर हम लोग? यहाँ पर क्या होता है, जब ये हमारे पूरी स्किन कलर की पाइप के अंदर ये चारों के चारों जो बाहर सेपरेट करें हमारी बॉमन कैप्सूल में वो दौड़ रहे होते हैं, तो ये जो हमारा ब्लड वेसल है ना वो डायरेक्ट जाके वेन से कनेक्ट नहीं होता। ये ब्लड वेसल भी हमारे नेफ्रॉन के आसपास ही चक्कर बनाता रहता है, चक्कर लगाता रहता है। और क्या होता है, एक टाइम पर इस पाइप के अंदर से अमीनो एसिड ग्लूकोज को एब्जॉर्ब कर लेता है, अपने अंदर ले लेता है।
ये जो ब्लड है, ये जो ब्लड वेसल है, ये हमारे नेफ्रॉन्स के आसपास क्या करता है, घूमता रहता है। और इस नेफ्रॉन के अंदर जो ये चार चीज़ें घूम रही है, उसमें से अमीनो एसिड और ग्लूकोज जो उसके काम की चीज़ें उनको एब्जॉर्ब कर लेता है और साफ ब्लड रेनल वेन के थ्रू फिर पूरी बॉडी के अंदर लेके चला जाता है। तुम कहोगे बिल्कुल ठीक है। अब हमारे नेफ्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ दो वेस्ट हैं, एक है वाटर और एक है यूरिया। ये दो वेस्ट तो ब्लड लेके चला गया वापसी नेफ्रॉन में से, जो मतलब थोड़े से सेपरेट हो गए थे ब्लड के प्रेशर की वजह से। अब ये जो दो वेस्ट है ना, ये दो वेस्ट कहाँ चले जाते हैं, नेफ्रॉन की कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। नेफ्रॉन का तीसरा पार्ट क्या है, हमारा कलेक्टिंग डक्ट। और ये कलेक्टिंग डक्ट किससे कलेक्ट होती है, हमारे यूरेटर से। अब यहाँ पर एक नेफ्रॉन था, मान लो ये रहा मेरा नेफ्रॉन, ये रहा उसकी बॉमन कैप्सूल, ये रहा नेफ्रॉन, ये रही उसके कलेक्टिंग डक्ट। ये कलेक्टिंग डक्ट कनेक्ट होती है हमारे यूरेटर से। इस नेफ्रॉन के अंदर ब्लड आया, ब्लड में से उन्होंने चार चीज़ें सेपरेट करी, जितनी भी थी, हमारा अमीनो एसिड, ग्लूकोज, वाटर और यूरिया। अब वो ब्लड वेसल क्या करेगा, इसी के आसपास घूमता रहेगा, अमीनो एसिड और ग्लूकोज को दोबारा एब्जॉर्ब करेगा। यूरिया और H2O जो है थोड़ा सा, वो हमारे कहाँ चले जाएगा, यूरेटर के अंदर, और वही चीज़ यूरिन की फॉर्म में हमारी बॉडी से बाहर आ जाती है। यहाँ पर हमारी बॉडी से एक यूरिया नाम का नाइट्रोजीनियस वेस्ट बाहर निकल चुका है। उसको नाइट्रोजीनियस वेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि वो बनता है प्रोटीन्स के डाइजेशन से। जब प्रोटीन डाइजेस्ट हो रहे होते हैं तो थोड़ा सा वेस्ट बन जाता है, जिसको यूरिया कहा जाता है। और प्रोटीन्स, अब उसको नाइट्रोजन वेस्ट इसलिए कहा जाता है क्योंकि प्रोटीन्स भी हमारे नाइट्रोजन से मिलकर बने होते हैं। उम्मीद है तुम्हें यहाँ तक की कहानी समझ में आई होगी। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा अपने तीन प्रोसेस की तरफ। ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन हमारा सबसे पहला प्रोसेस था। क्या हुआ था ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के अंदर, द ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन कंसिस्ट ऑफ वाटर एंड अदर कंस्टिट्यूट्स सच एज अमीनो एसिड, ग्लूकोज, पोटेशियम, सोडियम, यूरिया, यूरिक एसिड एंड कीटोन बॉडीज। ये सब बहुत सारा लिख रखा है, तुम्हें कीटोन बॉडीज की जरूरत नहीं, इसको भूल जाओ। तुम्हें सोडियम और पोटेशियम की इतनी जरूरत नहीं। मैंने तुम्हें क्या बताया, जब भी ग्लोमेरुल के अंदर हमारा ब्लड जाता है तो कुछ कुछ चीज़ें सेपरेट हो जाती है, जैसे अमीनो एसिड, कुछ वाटर, कुछ यूरिया, कुछ यूरिक एसिड, कुछ ग्लूकोज। ये चार पांच चीज़ें निकल जाती है हमारी ब्लड से बाहर। फिर क्या होता है, फिल्ट्रेशन ऑफ द ब्लड इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ यूरिन फॉर्मेशन। दिस फिल्ट्रेशन इज कैरिड आउट इन द ग्लोमेरुल। इस ग्लोमेरुल के अंदर क्या हुआ था, जैसे ही हमारा ब्लड गया था तो उसके अंदर से चार चीज़ें बाहर आ गई थी, हमारा अमीनो एसिड, हमारा ग्लूकोज, हमारा वाटर और हमारा यूरिया। और इसी प्रोसेस को कहा जाता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन। क्या तुम्हें बात समझ में आई, बहुत अच्छे से चमक गई। फिर आता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। अब मैंने तुम्हें बताया था कि इन चारों चीज़ों को हमें बॉडी के बाहर नहीं निकालना, इन दो की तो हमारी बॉडी को ज़रूरत है, हमारे ब्लड को ज़रूरत है। तो ब्लड वेसल इसी नेफ्रॉन के आसपास चक्कर लगाता रहता है ताकि ये दोनों चीज़ों को दोबारा एब्जॉर्ब कर पाए, और ये दोनों चीज़ें दोबारा एब्जॉर्ब भी कर लेता है। इसी चीज़ को कहा जाता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। तुम क्या देखोगे कि कुछ कुछ चीज़ें सेलेक्ट हुई है, जैसे सिर्फ अमीनो एसिड और ग्लूकोज को ही रीअब्जॉर्ब करना है, वो वाटर और यूरिया को रीअब्जॉर्ब नहीं करता। इसी वजह से इसको सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है, क्योंकि सिर्फ गिनी चुनी चीज़ों का ही रीअब्जॉर्प्शन हो रहा है। सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन मतलब किसी एक चीज़ को सेलेक्ट करके ही रीअब्जॉर्ब किया जा रहा है। क्या होता है सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन के अंदर, इट इज द प्रोसेस बाय विच सर्टेन सब्सटेंस दैट आर रिक्वायर्ड बाय द बॉडी सच एज ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, विटामिन एंड वाटर, थोड़ा बहुत वाटर भी एब्जॉर्ब कर लेते हैं, ठीक है, बट हैव बीन फिल्टर्ड आउट, जो हमारी बॉडी से फिल्टर हो गए थे, हमारे ब्लड से फिल्टर हो गए थे नेफ्रॉन के अंदर, उन सबके सबको रीअब्जॉर्ब कर लिया जाता है। एज ओनली सर्टेन सब्सटेंसेज आर रीअब्जॉर्ब इट इज नोन एज सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन। सिर्फ कुछ गिने चुने चीजें ही रीअब्जॉर्ब हो पाती हैं, इसी वजह से इस प्रोसेस को सेलेक्टिव रीअब्जॉर्प्शन कहा जाता है। फिर हमारे नेफ्रॉन के पास सिर्फ और सिर्फ यूरिया और वाटर बचा है। वो यूरिया और वाटर चला जाता है हमारी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। ट्यूबुलर सेक्रेशन इन्वॉल्व द रिमूवल ऑफ टॉक्सिक सब्सटेंस फ्रॉम द ब्लड कैपिलरीज एंड टिश्यूज, देयर एक्टिव सेक्रेशन इन द नेफ्रॉन। अब जो हमारा जितना भी यूरिया और वाटर था थोड़ा बहुत, वो चला जाता है हमारी कलेक्टिंग डक्ट के अंदर। कलेक्टिंग डक्ट से यूरेटर, यूरिनरी ब्लैडर, यूरिनरी ब्लैडर के बाहर यूरेथ्रा होता है ओपनिंग, और यूरेथ्रा के थ्रू हमारी बॉडी के बाहर निकल जाता है। इसी चीज़ को कहा जाता है ट्यूबुलर सिक्रेशन, मतलब ट्यूब्स के थ्रू हमारी बॉडी से वो चीज़ सिक्रेट होता है। क्या इतनी बात तुम्हें समझ में आई? हमारी बॉडी के अंदर सिर्फ और सिर्फ तीन वेस्ट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और नाइट्रोजनियस वेस्ट। कार्बन डाइऑक्साइड ब्रीथिंग से निकल जाती है हमारी बाहर, और वाटर जो है वो थोड़ा बहुत हमारा स्वेट से निकल जाता है, थोड़ा बहुत हमारा यूरिन से निकल जाता है, और एक जो आखिरी नाइट्रोजनियस वेस्ट था, जो यूरिया था, जो हमारे प्रोटीन के डाइजेस्ट होने की वजह से बनता है, वो निकल जाता है हमारे ह्यूमन एक्सक्रिएटरी सिस्टम से बॉडी के बाहर। उम्मीद है तुम्हें आज की कहानी समझ में आई होगी। यहाँ तक तुम हमसे पढ़ने आए उसके लिए बहुत 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 बड़ा थैंक यू। और इसके बाद हमारी हेमोडायलिसिस की लास्ट वीडियो बची होगी हमारे लाइफ प्रोसेस की। जिस भी बच्चे को मैथ्स पढ़नी है वो नीचे जाके चैनल को विजिट कर सकता है, तुम्हारे स्क्रीन पे भी वीडियो आ जाएगी, तुम उसको भी टैप करके मैथ्स की वीडियो पढ़ सकते हो। शिवम भाई बहुत अच्छी अच्छी वीडियोस डाल रहा है, और तुम
यहाँ तक पढ़ने आए हो तो यार बहुत अच्छी बात है, तुम यहाँ तक वीडियो पे पहुँच गए, मतलब सेम पढ़ाई के लिए डेडिकेटेड हो। तो ऐसे ही पढ़ते रहो, आग लगाते रहो, फोड़ते जाओ और गदर मचाते जाओ। बाय बाय।